आंखों की धुंध सघन होती गई। कोहरा बढ़ता गया और उसने सारे माहौल को लील दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। तांगा शहर की तरफ बढ़ता आ रहा था और मैं हिचकोले खाता हुआ उस कोहरे में से निकलने का यत्न करने लगा। मैं अब कुछ कुछ देखने में समर्थ हो रहा था। धुंध में से उभरते हुए कुछ चित्र दिखाई देने लगे। उन चित्रों में मुझे उस जिंदगी के नक्श दिख रहे थे जो जिंदगी कांच की गुड़िया सी नाजुक थी, जो बच्चों की बातों सी मासूम थी, सत्य थी। लेकिन इस जिंदगी का दामन मेरे हाथों से छूट चुका था। अब मैं दोबारा उसे नहीं पकड़ सकता था। वर्षों पहले की बात। मैं तकली काटने में मग्न था। उस स्कूल में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता था, कताई, बुनाई, खेती और दूसरे कई हुनर। मुझे काटने का बहुत शौक था। तब तीसरी क्लास में पढ़ता था मैं। अचानक मास्टर जी को मैंने अपने पास खड़े देखा। एक लड़के ने उनकी उंगली पकड़ रखी थी। यह सलीम है, मास्टर जी ने कहा। अब ये तुम्हारे साथ ही बैठा करेगा, इसे तकली चलाना सिखाओ। कहकर मास्टर जी चले गए। मैंने सलीम को अपने पास बैठा लिया। मुझसे काफी लंबा कद, खूब गोरा रंग, बड़ा सा चौड़ा मुंह, माथे पर आए हुए कुछ कुछ भूरे बाल। सलीम बिल्कुल उस लड़के सा लग रहा था जिसकी रंगीन तस्वीर हमारी उर्दू की किताब में इस कविता के सामने वाले पृष्ठ पर छपी थी। मैं हूं एक अच्छा सा लड़का, रेशम का अच्छा सा लड़का। मैं उसे तकली चलाना सिखाने लगा। अचानक देखा तो उसकी नाक बह रही थी। अरे, अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। उसने झट से गाड़ी सफेद सी व धारा सांस द्वारा ऊपर चढ़ा ली। मैं हंस पड़ा। वे झेप गया। मदन, सलीम की आवाज थी। मैं रुका, पीछे मुड़कर देखा। सलीम भागता हुआ आ रहा था। 4-5 लड़के उसके पीछे भागे आ रहे थे उसे पकड़ने के लिए। पास पहुंचते ही उसने मुझे बांह से पकड़ लिया। मुझे मारने को आ रहे हैं सब। मैं मॉनिटर था। लड़के मुझे देखकर ठहर गए। मोहन सबसे आगे था। वह चाहता तो अकेले ही मुझे और सलीम को बालों से पकड़कर टकरा सकता था। क्या किया है इसने? मैंने लड़कों से पूछा। इसने मुझे अचानक धक्का देकर एक राह चलते आदमी पर गिरा दिया, राजू ने बिसूरती आवाज में कहा। तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई है? मैंने कहा। उस आदमी ने पकड़कर मुझे पीटा, कहते हुए राजू रो पड़ा। जरा आओ ना अब सामने, मोहन ने सलीम को ललकारा। सलीम सहम कर सट गया मेरे साथ। मैंने रौब से काम लिया। देखो, अगर तुम ऐसे लड़ोगे तो मैं मास्टर जी से तुम सभी की शिकायत करूंगा। फिर मैंने स्वयं ही सुझाव दिया। तुम इससे कुछ मत कहो, मैं अभी इसे मास्टर जी के सामने करता हूं। लड़के टल गए। मैं सलीम को मास्टर जी के पास ले गया और कहा, हमारी क्लास के लड़के बहुत शरारती हो गए हैं। एक दूसरे मॉनिटर का होना बहुत जरूरी है। आप सलीम को सहायक मॉनिटर बना दें। लड़के बहुत तिलमिलाए थे जब मास्टर जी ने सबके सामने घोषणा की कि आज से सलीम श्रेणी का सेकंड मॉनिटर होगा। तब हम चौथी में पहुंच गए थे। गर्मियों की भरी दोपहरियों में चिलचिलाती धूप में हम घर वालों से चोरी छिपे नहर पर नहाने चले जाया करते थे। सुबह स्कूल जाते हुए घर से हमें जो 2-2 पैसे मिला करते थे, उन्हें हम उस समय के लिए बचा लिया करते थे। मैं 2 पैसों की एक ककड़ी लेता था ताकि उससे पानी में खेला जा सके। लगातार 2-3 घंटे नहाने के बाद हमें बहुत भूख लगा करती थी। तब सलीम अपने 2 पैसों के चने रोटी ले आता था। ककड़ी भी साथ होती थी। खाने में मजा आता। सलीम को पानी से डर लगता था, इसलिए वह उथले पानी में ही गधों की तरह कूदता था। गहरे पानी की ओर जाता ही नहीं था, इसलिए उसे तैरना भी नहीं आया। मुझे गहरे पानियों में डुबकियां लगाने का शौक था। एक बार मैं नहर के ऊपर से गुजरती हुई सड़क के गहरे पानी में छलांग लगाने जा रहा था। सलीम उस समय किनारे पर खड़ा हुआ मुझे छलांग लगाते हुए देख रहा था।
छलांग लगाते हुए न जाने मेरे मन में क्या सूझी कि पानी में कूदने के बाद बाहर निकलने की बजाय मैं पानी के भीतर आगे बढ़ता गया। बहुत दूर जाकर मैंने अपना सर निकाला। अचानक देखा तो सलीम गहरे पानी में गोते खा रहा था। मैं तुरंत बाहर निकलकर उसकी ओर भागा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह काफी पानी निगल चुका था। बड़ी देर के बाद उसकी सांस ठीक से चली तो कहने लगा, तुम पानी से बाहर नहीं निकले तो मैंने समझा तुम डूब गए हो। तुम्हें ही बाहर निकालने के लिए मैं ऊपर से कूद पड़ा। मुझे बड़ी हंसी आई। सलीम मेरी धूर्तता पर कई दिन मुझसे नाराज रहा। शायद उसके बाद की ही ये बात है। तवी नदी के किनारे हम बहुत से लड़के बेर की झाड़ियों में घुसे हुए थे। सभी ने अपनी जेबें बेरों से भरी हुई थी। मैं और सलीम दोनों एक ऊंचे पेड़ पर चढ़े हुए थे। वापस आने को ही थे कि एक लड़का जोर से चीखा, सांप! सभी लड़के पलक झपकते में यूं भागे जैसे कोई वहां था ही नहीं। मैं और सलीम इतनी जल्दी पेड़ से नहीं उतर सके। भयभीत होकर जहां थे वहीं सिकुड़ गए। लेकिन हमारे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। हम यूं अचल अवाक होकर बैठे थे कि जैसे अगर हमने आंखों की पुतलियां भी इधर से उधर फिराईं तो अदेखा सांप कहीं कहीं से भी हम पर झपट पड़ेगा। सांप का तो हमें कुछ पता ही नहीं था। काफी देर बाद मैंने देखा, दाईं और नीचे उस पेड़ में जहां पर हम बैठे थे कोई 6-7 गज की दूरी पर एक काला सांप पत्थर पर बैठा है। मैं चौंका, लेकिन सांप को इतनी दूरी पर पाकर कुछ साहस भी बंध गया। सलीम! मैंने दबी आवाज में पुकारा। सलीम ने डरते हुए मेरी ओर देखा। मैंने कहा, वह बैठा है सांप, बहुत दूर है। सलीम ने घबरा कर उधर देखा। सांप को इतने दूर पाकर वह अपनी डाल से खिसकता हुआ मेरी वाली डाल पर आ बैठा। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सट कर बैठ गए। एक एक हाथ में हमने पेड़ को थामा, एक एक हाथ से एक दूसरे को। इतने पास पास आ जाने से हमें उस जानलेवा भय से छुटकारा सा मिल गया। हमने ध्यानपूर्वक सांप की ओर देखना शुरू किया। अब मालूम हुआ कि सांप ने अपने मुंह में कुछ दबा रखा है। कोई छोटा सा चूहा था और उसके मुंह में या कोई बड़ी सी छिपकली। हमें कुछ दिलचस्पी मालूम हुई। सांप का मुंह दूसरी ओर था, इसलिए हमने इस बात की भी तसल्ली हो गई कि हम उसकी नजरों में नहीं हैं। अचानक एक अजीब सी आवाज पैदा हुई। हमने घबरा कर एक दूसरे को थाम लिया, लेकिन इससे पहले कि हम देखते कि क्या हुआ, हम झटके से नीचे आ गिरे। डाल टूट गई थी। गिरते हुए यूं महसूस हुआ जैसे प्राण निकल गए हों। सांप तो अब झपटे बगैर नहीं रहेगा, यही सोचकर हम गिरते ही उठ खड़े हुए। कहीं चोट लगने का तो ख्याल ही नहीं आया। सांप की ओर कौन देखता भला। सर पर पांव रखकर हम भाग खड़े हुए। झाड़ियों के बाहर निकलकर भी भागते ही गए। भय की एक काली सी रेखा हमारे पीछे भागी आ रही थी। बहुत दूर आकर अब भागने का बिल्कुल दम न रहा तो रुकना पड़ा। धीरे धीरे ढक्की चढ़कर ऊपर आ गए, लेकिन भय तो बना ही रहा। शायद इस बात का कि सांप काट खाता तो घर वाले क्या कहते। मदन, तुम हमारे घर क्यों नहीं आते? एक दिन सलीम ने मुझे कहा। तब हम 7वीं जमात में पहुंच चुके थे। उसके कहने पर मैं उसके घर गया था। आदाब अर्ज, मैंने सलीम की अम्मी को कहा। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर मेरा माथा चूम लिया। मैं उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने कहा, सलीम हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है। मैं कब से कह रही थी कि तुम्हें एक बार तो घर पे लेके आए। चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूं। सलीम मुझे एक बड़े कमरे में ले गया। यही तुम्हारा दोस्त है? हाँ आपा, सलीम ने जवाब दिया। उसकी आपा कमरे के बीच कालीन पर बैठी हुई थी। उसकी गोद में दूधिया रंग की बिल्ली थी। ये मेरी बड़ी बहन है मदना। मैंने हाथ उठाकर सलाम किया। जब मैं उसके सामने बैठा तो उसने अपनी गोद में बैठी हुई बिल्ली को उठाकर एकाएक मुझ पर फेंक दिया। मैं हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। सलीम और वह दोनों हंसने लगे। मुझे भी बड़ा ही मजा आया। फिर मैं सलीम के अन्ना और बड़े भाईजान से भी मिला। मुझे वे सब अच्छे लगे।
मैं वहाँ रोज़ रोज़ जाता रहा, लेकिन सलीम को कभी भी अपने घर नहीं बुला सका। सलीम ने तो कभी ये शिकायत नहीं की कि मैं उसे अपने घर क्यों नहीं बुलाता, लेकिन मेरा मन ग्लानि सी अनुभव करता था। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरी माँ मुसलमानों को मलेच्छ कहती है। वह राह चलते अनजान लोगों से बिदक कर चलती है कि किसी मुसलमान या अछूत से छू न जाए। एक बार मेरे बड़े भाई ने अपने एक हरिजन मित्र को बैठक में बैठा कर कहा था कि मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूं, लेकिन माँ ने चाय देने से इनकार कर दिया था। सलीम कभी मेरे साथ घर तक आया भी तो बाहर ही खड़ा हुआ या एक आध बार बैठक में बैठा। कभी पानी भी नहीं पिया उसने, शायद मैंने कभी पूछा भी नहीं। मेरी ये विवशता मेरे मन को कचोटती रहती थी। मदन, मेरे अब्बा मुझे मिलिट्री स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं, सलीम ने बड़े उदास लहजे में कहा था। उसी दिन हमारी 7वीं का परिणाम निकला था। मैं और सलीम दोनों पास हो गए थे। मैंने कहा, मुझे तो हाई स्कूल में दाखिला लेना है। मैं भी यही चाहता था, लेकिन अब्बा मेरा नाम छावनी वाले मिलिट्री स्कूल में लिखवा आए हैं। हम उस दिन नहर के किनारे जाकर घंटों बातें करते रहे थे। दूसरे दिन वह छावनी में चला गया था। अब उसे वहीं रहना था। कुछ दिन बाद मैं उसके घर गया तो सलीम की अम्मी मुझे सीने से लगा कर रोने लगी। बेटा, सलीम तो अब दूर हो गया मुझसे, क्या तुम भी ना आया करोगे? आया करूँगा अम्मी जान, मैंने कहा। उस दिन मैंने उस घर में सभी को उदास पाया था। कुछ दिन मैं वहाँ जाता रहा। एक दिन जब वहाँ पहुँचा तो सलीम की अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा अब तुम यहाँ ना आया करो। क्यों? मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ उनकी बात सुनकर। अम्मी ने मुझे अपने और भी समीप लाते हुए कहा, बेटा ये मुसलमानों का मोहल्ला है, यहाँ आना अब तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। मैं चुप हो गया। उसके बाद मैं फिर वहाँ नहीं गया। अब सचमुच ही शहर में दंगे फसाद शुरू हो गए थे। रोज़ 1-2 हत्याएं हो जाती थीं। फिर ये दंगे फसाद बढ़ते ही चले गए। हालत दिनों दिन बिगड़ती ही चली गई। आग लगने की घटनाएं भी होने लगी थीं। तभी आज़ादी मिलने और पाकिस्तान बनने की घोषणा हो गई। हर तरफ एक आग सी लग गई। गुंडे लोगों की टोलियां नंगी तलवारें और बंदूकें, पिस्तौलें लेकर यूं घूमने लगीं कि शरीफ आदमियों का अपने ही मोहल्लों में निकलना बंद हो गया। हर समय हू हा और फड़कती हुई गोलियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। मुझे ख्याल आता तो केवल सलीम का। मैं घर वालों से दूर था। क्या उसे अब्बा ने बुला लिया होगा? अम्मी कैसी हैं? आपा और भाई किस हालत में हैं? क्या वह पाकिस्तान जा पाए हैं? उस दिन मेरी हालत बहुत ही खराब रही जब मैंने सुना कि पाकिस्तान में ले जाने के बहाने बहुत से मुसलमानों को ऐसी जगहों पर ले जाया गया है जहां आसानी से उन्हें मारा जा सकता था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मेरी घबराहट चाहे बहुत बड़ी हुई थी, लेकिन मेरी कल्पना में ऐसा स्पष्ट दृश्य कोई नहीं उभरा था कि सलीम या उसके घर वालों में से किसी का भी कोई बाल बांका हुआ हो। तभी कबाइलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। लोग भागने लगे। मुझे मेरे घर वालों ने एक भागते हुए पड़ोसी के साथ अमृतसर भेज दिया। वहां मेरे नाना अपने भरे पूरे परिवार के साथ लाहौर में अपना सब कुछ लुटा कर आए थे। मुझे वहां भी सलीम और उसके घर वालों का ही ख्याल आता रहा। 6 महीनों के बाद जब मैं जम्मू लौटा तो नक्शा बिल्कुल ही बदल चुका था। काली टोपी की जगह सर्वत्र लाल टोपी दिखाई देती थी। सूर्यवंशी झंडे के साथ ही साथ हल वाला झंडा, लाल झंडा भी लहरा रहा था। लोग शेरे कश्मीर जिंदाबाद के नारे लगा लगा कर न थकते थे। इसी बीच पिताजी ने मकान भी बदल लिया था। जम्मू में पहुंचते ही सबसे पहले सलीम का पता लगाया कि सलीम अभी तक हॉस्टल में ही है। मेरी खुशी की कोई सीमा न रही। उसी समय तांगे पर सवार होकर मैं छावनी पहुंचा। सलीम मुझे देखते ही बैरक से बाहर आ गया। हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। आंखें भरी भरी थीं, दिल भरे भरे थे। मैंने सलीम से उसके घर वालों के संबंध में पूछा। उसने बताया कि उन्हीं दिनों अब्बा ने एक जीप का प्रबंध कर लिया था। वे सभी घर वालों को जीप में बिठाकर निकल गए थे।
उन्हें इतना समय भी नहीं मिला था कि सलीम को भी छावनी से निकाल कर ले जाते। सियालकोट से अब्बा का एक पैगाम भी मिल चुका था कि वहाँ सभी ठीक ठाक पहुँच गए हैं। मुझे अम्मी का ख्याल आया। जब सलीम छावनी के स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिल हुआ था तब कितनी रोती थी वह। जब उन्हें सलीम को यहाँ अकेला छोड़कर जीप में बैठना पड़ा होगा तब उनकी क्या हालत हुई होगी। मेरे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हुई। मैंने सलीम से पूछा, चलो तुम हमारे घर में चलकर रहो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और फिर न जाने किस समय मेरे पाकिस्तान जाने का भी प्रबंध हो जाए। मुझे यहीं रहना चाहिए। सलीम का कहना ठीक था। मैं चुप ही रहा। कुछ देर बाद वह दोबारा कहने लगा, मदन, पाकिस्तान जाने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार तुम्हारे घर जाऊं। चलो आज ही चलें, मैंने आग्रह किया। नहीं, यहाँ से कहीं भी जाने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। तुम अगर परसों इसी समय यहाँ आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। वह शनिचर का दिन था। मैं और सलीम तांगे में बैठे हुए शहर की ओर चले आ रहे थे। मैं खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि सलीम को अपने घर ले जा रहा था। सलीम के चेहरे पर भी इतना इत्मीनान झलक रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सटकर बैठे हुए थे। सलीम कह रहा था, मदन, मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हें ख़त लिखूंगा, तुम जवाब दोगे ना? ज़रूर दूंगा, मैंने कहा। जाते ही लिखना और सभी के बारे में लिखना। अम्मी से कहना मदन आपको बहुत याद करता है। अब्बा को सलाम देना। आपा ने तो वहाँ जाकर और भी बिल्लियाँ पाल ली होंगी और भाईजान अब भी पायलट बनने का ख्वाब ही देखते होंगे। बातें करते करते अचानक मैंने सलीम की ओर देखा तो उसके आंसू बह रहे थे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। तांगे वाला भी मुड़ मुड़ कर हमारी ओर देखने लगा था। फिर सलीम खुद ही चुप हो गया। अपनी भावुकता पर वह खुद ही मुस्कुराने भी लगा था। अरे मदन, तुम्हारा घर तो उस तरफ है ना? गली में घुसते ही सलीम ने पूछा। मुझे बताना याद नहीं रहा, मैंने कहा। हमने मकान बदल लिया है। पहला मकान किराए पर था, इसे हमने खरीद लिया है। इस मकान में मुसलमान रहा करते थे। काफ़ी बड़ा खानदान था। उन सब को लोगों ने कत्ल कर दिया। सिर्फ उनका एक लड़का बच गया था, क्योंकि वह उन दिनों श्रीनगर में था। अब वह भी पाकिस्तान चला गया है और जाने से पहले इस मकान को सस्ते में बेच गया है। तब तक हम घर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। बात खत्म करके मैंने सलीम की ओर देखा तो स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे को एकाएक किसी काली छाया ने ग्रस लिया था। दरवाजे के बाहर ही वह रुक गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मैं कुछ भी सोच ना पाया। बिना कुछ सोचे ही मुंह से निकल गया, चलो चलो सलीम। वह धीरे धीरे पीछे चलने लगा। मुझे इतना भी साहस नहीं रहा कि मैं उसकी ओर देख भी सकूं। पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही थी। उसके कद कांप रहे थे या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, खुद मेरा दिल बुझ गया था। छाती पर एक बोझ सा पड़ गया। दम घुट रहा था। अपने आप को मैं एक अपराधी सा महसूस कर रहा था, पता नहीं क्यों। मैं सलीम को ऊपर वाले कमरे में ले गया। माँ तो उस दिन गांव गई हुई थी, उस ओर से निश्चिंत था। बहन को अपना विश्वास पात्र बना लिया था कि वह माँ को नहीं सुनाएगी कि मैंने सलीम को घर पर चाय पिलाई। उसने झटपट चाय बनाई। मैं दौड़कर बाजार से कुछ खाने को ले आया। मन में शायद ये भावना कि सलीम जब अपनी अम्मी को बताएगा कि मैंने मदन के घर जाकर चाय पी थी तो वह कितनी खुश होंगी। लेकिन अब वह उत्साह नहीं रह गया था। मुझे खेद ही लग रहा था कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। चाय और खाने पीने की सब चीज़ें लेकर मैं ऊपर चला। शायद हवा से दरवाज़ा बंद हो गया था। मैंने दोनों हाथों में ट्रे उठाए हुए एक पांव से दरवाजे को जोर से धक्का दिया। सामने ही बैठा हुआ सलीम यों चौंक पड़ा जैसे भूचाल आ गया हो। उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना था। चाय का आधा आधा कप ही हम दोनों ने पिया। सलीम ने तो आधा भी ना जाने कैसे पी लिया। खाने की चीज़ें सब वैसे की वैसी रहीं। चलो अब चलें मदन, सलीम ने कहा। चलो, मैंने भी उठते हुए कहा।
घर से बाहर निकलकर सलीम बड़ी तेजी से चलने लगा। सड़क पर जाकर हम दोनों तांगे पर बैठ गए। छावनी तक पहुंचने में 1 घंटा लगा, लेकिन उस 1 घंटे में हम दोनों में से कोई भी कुछ न बोला। भयानक खामोशी थी जो दम घूंटे जा रही थी। एक कोहरा था जिसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जो दृष्टि पर छा गया था, जो दिल पर छा गया था। मैं जाता हूं, तांगे में से उतरते हुए सलीम ने कहा। मैं तांगे में ही बैठा रहा, कुछ बोला भी नहीं। तांगे में से उतरकर सलीम ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में आतंक की छाया मंडरा रही थी। कुछ देर वह मेरी तरफ देखता रहा और मैं उसकी ओर। मदन, जैसे उसकी आवाज बड़ी दूर से सुनाई दी मुझे। मैं भी तांगे से नीचे उतर आया। उसने मेरी बांह पकड़कर विचित्र आतंकित स्वर में कहा, मदन, क्या तुम मुझे कत्ल कर सकते हो? मैं बुत सा बना वैसे ही खड़ा रहा। तब वह चिल्लाया, नहीं नहीं मदन, तुम मुझे कत्ल नहीं। चिल्लाता हुआ वह हॉस्टल की ओर भागने लगा। मैं हॉस्टल में चला गया और मैं विमूढ़ सा कितनी ही देर वहां खड़ा रहा। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि क्या हो गया।